First of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda ऑफिशियल चैनल। मैं आप लोगों का संस्कृत का लेक्चरर हूं। आप लोगों को संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब हमने जो लेक्चर देखे हैं अभी तक, उसमें क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं रिकैप कर देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले हमने वर्ण परिचय देखा था, वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। महेश्वर सूत्र पढ़ने के बाद देखा था कि हमने उसमें प्रतिहार बनाना कैसे सीखते हैं, कैसे प्रतिहार बनाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद जब हम स्टार्ट किए थे सेकेंड चैप्टर, उसमें हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में संज्ञा सूत्र क्या होता है, कौन से सूत्र है, जैसे पद संज्ञा आ गया उसका सूत्र क्या है, स्वर्ण संज्ञा आ गया उसका सूत्र क्या है, या फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा आ गया उसका सूत्र क्या है, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है। सारे का सूत्र हमने पढ़ लिया था और किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया था। और हमने सारे के एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि किस किस का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, और हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम, उस चैप्टर का नाम है उपसर्ग प्रकरण। आपके सिलेबस का ये तीसरा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ेंगे आज। उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों होता है, कितने मार्क्स का आता है, इसको उपसर्ग को कैसे हम बनाते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लीकेशन होता है, वो सारे चीज़ देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो प्र, प्रा, अप, सम, ये 22 जो यह सभी 22 प्रादि प्र आदि है। जिस समय ये क्रिया के साथ जुड़ने पर इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब सबसे पहला सवाल आपका आता है कि उपसर्ग कहा किसे जाता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था प्रादि, प्रादि आया था पहले भी। तो प्रादि जो होते हैं ना 22 होते हैं, और वो 22 जब क्रिया के साथ संयोग कर जाते हैं, क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, क्रिया के साथ ऐड हो जाते हैं, तब जाके हम उसे उपसर्ग कहते हैं। अब ऐसा नहीं है किसी को भी हम उपसर्ग कह देंगे, जब तक वो क्रिया के साथ एडिस नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा उसका, तब तक हम उसको उपसर्ग नहीं कहेंगे। उपसर्ग किसे कहेंगे, जो परादी होते हैं 22, वो क्रिया के साथ जब संयोग कर जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं कि परादी में 22 कौन कौन से थे, क्या क्या थे। तो आपका जो सबसे पहला आता है वो आता है प्र, दूसरा आता है प्रा, तीसरा आता है अप, चौथा सम, उसके बाद अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, वी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, उप, परि, अति। ये आपके 22 क्या है, परादी है। यही क्रिया के साथ जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, उपसर्ग बन जाते हैं। यह उपसर्ग धातुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये उपसर्ग जब धातु में जुड़ते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। तो मुख्यतः कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के परिवर्तन आपके धातु में हो सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है या प्रत्यय पहले जुड़ता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, वर्ण में पहले क्या था, स्वर वर्ण, इसलिए उपसर्ग। उपसर्ग में क्या आ रहा है, पहला वर्ण स्वर आ रहा है, इसलिए ये पहले जुड़ेगा, यानी किसी भी धातु के पहले लगेगा और उसके मीनिंग में चेंज करेगा। और प्रत्यय प, वो क्या था आपको, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बाद में आ रहा था, तो उससे आप, ये एक ट्रिक है आपको याद करने का। तो प जब बाद में आ रहा है तो वो लास्ट में जुड़ेगा प्रत्यय, और वो जाकर के फिर धातु के पूरे मीनिंग को चेंज करेगा। तो उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो वो 3 क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन करेगा, धातुओं के मूल अर्थ को बाधित करते हैं, यथा विकारा, निर्विकारा। अब देखिए कैसे, पहला कह रहा है कि धातु के जो मूल अर्थ है ना उसी को पूरा चेंज कर देगा। अब वो कैसे करेगा वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे आपका आ गया विकार, विकार में आपको कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, नि उपसर्ग इसमें ऐड हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, निर्विकार। विकार का सीधा उल्टा हो जा रहा है निर्विकार, पूरी मीनिंग को वो चेंज कर दे रहा है। उसके बाद आता है शेष, इसमें भी जब नि उपसर्ग जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, निशेष। उसके बाद आकर्षण, आकर्षण में आ के जगह पे आपको क्या जुड़ रहा है, अप उपसर्ग यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया, अपकर्षण। अनुगामी, अनुगामी में प्रति उपसर्ग जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, प्रतिगामी, सीधे उल्टा कर दे रहा है। तृष्णा में वी उपसर्ग ऐड होकर के क्या बना दे रहा है, वी तृष्णा, यानी कि इसके मूल अर्थ को ही पूरा चेंज कर दे रहा है, पूरा अपोजिट कर दे रहा है।
उल्टा कर दे रहा है। अब जब दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा क्या चेंज आता है, अब दूसरा जो आता है कि दूसरा ये क्या चेंज कर सकता है, तो उपसर्ग के जुड़ने से क्रिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है क्रिया में। देखिए यहाँ क्या था कि धातु के मूल अर्थ को चेंज कर रहा था, लेकिन क्रिया में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी क्रिया अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। अब वो क्या आएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे उवाच, उवाच में प्र मिल गया, प्र उपसर्ग तो क्या हो गया प्रोवाच। दाह में वी उपसर्ग ऐड हो गया तो क्या हो गया वेदाह। विदाह और दाह दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि जलन होता है ना कहीं पे, उसी को हम कहते हैं दाह या विदाह। तो मीनिंग में ज्यादा चेंज नहीं होता, क्रिया में ज्यादा चेंज नहीं होता, धातु में चेंज होता है, जो मूल धातु होता है उसमें चेंज होता है। अब धातु क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, धातु रूप क्या होता है, शब्द रूप क्या होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। अब तीसरा जो चेंज होगा, कई बार उपसर्ग क्रिया में वैशिष्ट उत्पन्न कर देते हैं। कई बार क्या होता है, क्रिया में एक विशेष प्रकार की स्पेशल गुण ला देते हैं क्रिया में। किसके मदद से, उपसर्ग की मदद से। उपसर्ग जब ऐड कर देते हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे कुपुत, कु पहले जोड़ दिए, पुत्र में कुपुत जोड़ दिए, तो ये उसका थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट कर दिया। अब उसी में हम सुपुत जोड़ दिए, यानी अच्छा बता दिया, तो गुण को उत्पन्न कर देता है उपसर्ग। कहीं कहीं गुण को भी उत्पन्न करता है, कभी कभी अगुण को भी उत्पन्न करता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, नमति में प्र उपसर्ग जोड़ के प्राणमति हो गया है। अब देखते हैं कि एक शब्द में अगर हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द के अर्थ परिवर्तन को आप निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। यानी एक हम लेंगे धातु, उसमें हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजिंग आ रहा है। उसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखिए हार शब्द का अर्थ होता है माला, आप लोग जानते होंगे, हार पहनाना। कोई किसी भी चीज में जीतता है, विक्ट्री होती है, उसकी विनर बनता है, तो उसको हम हार पहनाते हैं। तो हार का मतलब क्या होता है, माला होता है। वो हार अलग होता है जिसमें लूजर होता है, लूज करता है, तो वो हार अलग होता है। यहाँ हार का अर्थ होता है माला। परंतु हार के पहले अगर हम प्र उपसर्ग लगाने से परहार शब्द बन जाता है। अब हम हार में सबसे पहले क्या लगाएं, प्र उपसर्ग लगाएं। प्र उपसर्ग आपका पहला उपसर्ग था परादी में, तो प्र उपसर्ग जब लगाए तो क्या आ गया, परहार। अभी तक हार का अर्थ क्या था, माला, पूरे अर्थ को ही चेंज कर दिया इसने। अब हो गया परहार, यानी आक्रमण करना, किसी पे वार करना, तो परहार शब्द बन जाता है। अब जिसका अर्थ होता है मारना या आक्रमण करना, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग का कोई भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र मीनिंग नहीं होता है। अब कोई कहेगा निस निर, तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, स्वतंत्र मीनिंग होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मतलब कि इसका इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते। ये किसके साथ यूज होगा, ये क्रिया के साथ यूज हो सकता है, ये धातु के साथ यूज हो सकता है। अधिकतर आपको धातु के साथ देखने को मिलेगा, क्रिया के साथ बहुत कम यूज होता है। इसी प्रकार आहार, जैसे आहार, विहार, ये देखिए सब में उपसर्ग हम चेंज करके लगा रहे हैं। यहाँ पे आ उपसर्ग लगाए हैं हार में, यहाँ पे वी उपसर्ग लगाए हैं हार में, यहाँ पे प्र उपसर्ग लगाए थे हार में, यहाँ पे सम उपसर्ग लगाए हैं हार में, यहाँ पे उप लगाए हैं हार में, आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह से और सारे शब्द भी बनते रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, कैसे कैसे ये यूज होते हैं, इसका यूज देखेंगे। अब देखते हैं, जैसे वहां पे एग्जाम्पल दे रखा था ना, आ में हार जोड़े तो आहार बन गया। आहार का मीनिंग क्या हो गया, भोजन करना। सम प्रत्यय जुड़ रहा था हार में, तो क्या हो रहा है, संहार, जिसका मतलब होता है विनाश करना, किसी को भी डिस्ट्रॉय करना, किसी को भी क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। अब हार में ही वी उपसर्ग जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विहार। विहार का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, यानी कि वॉकिंग करना। उसके बाद प्री जो आप जोड़ देंगे, प्री उपसर्ग जोड़ेंगे हार में, तो क्या बनेगा, परिहार, यानी निराकरण करना, यानी किसी भी चीज का सॉल्यूशन करना।
अब आते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी थी। तो आपको जो पता है कि प्रादि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। वो 22 उपसर्ग अभी हमने देखा था, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि उत और उप ये दोनों एक ही होते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा उत का एग्जाम्पल, कहीं कहीं मिलेगा आपको उद का एग्जाम्पल। तो वहां पे टेंशन नहीं लेना है, वहां पे घबराना नहीं है, या फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर ये उत तो आपने बताया था, उद नहीं बताया था, या उद बताया था, उत नहीं बताया। दोनों सेम है, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 है। अब आते हैं, जब संज्ञा सूत्र में भी हमने पढ़ा था कि इसके सूत्र क्या होता है, तो इसके सूत्र क्या था, उपसर्गा क्रिया योगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है सूत्र, ये संज्ञा में भी आपको काम आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। अब हम देखेंगे कि इसका यूज क्या क्या है। देखिए ये थोड़ा सा ना छोटा चैप्टर है और आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैप्टर इजी भी है, बट अगर आप इसके मार्किंग पे जाएं, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए और मार्क्स देखें, तो ये अच्छा मार्क्स कंटेंट करता है। आपके सिलेबस के 10 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं। वो पूछे कैसे जाते हैं, तो उपसर्ग पूछ देगा, उसका आपको सूत्र पूछ देगा, और उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल पूछ देगा, या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल उठा कर रख देगा कि अधि का 2-4 एग्जाम्पल बनाकर दिखाए या अपी का एग्जाम्पल बना करके दिखाए। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से आप बनाकर आना, आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। एक भी नंबर कटता नहीं है संस्कृत में, यही एक खास बात है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो उपसर्ग था हमारा वो था प्र उपसर्ग। प्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। जब तक हम मतलब नहीं जानेंगे हम उसका यूज नहीं जान पाएंगे। मतलब जानेंगे तभी यूज कर पाएंगे कि कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी होता है। तो प्र का मतलब होता है अधिक, आगे या यस। अधिक यानी ज्यादा, आगे मतलब फॉरवर्ड। यश का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब फेमस हो जाता है तो उसको हम यश कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें यश या ख्याति चाहिए, बहुत फेमस होना है, पॉपुलर होना है, उसी को कहते हैं यश प्राप्ति। अब देखिए, जैसे आपका एक आता है भवती। भवती में भू धातु, तो भू धातु में जब प्र उपसर्ग ऐड होगा तो क्या बनेगा, प्रभवती। प्र में तिष्ठते, तिष्ठते यानी अस्था धातु। यहाँ पे तिष्ठते से अस्था धातु आया है, यहाँ पे भवती से भू धातु आया है। उसमें जब ऐड होगा प्र उपसर्ग तो क्या बनेगा आपका प्रतिष्ठते। उसके बाद आपको विस्सति, इसमें विस से आया है विस धातु। तो आप धातु में कंफ्यूजन नहीं होना। अप्रोक्सीमेटली सारे में अप्रोक्सीमेटली पहले वर्ड जो 2-3 वर्ड होते हैं ना, उसी से आपके धातु बनते हैं। तो प्र में विस धातु जब लगते हैं तो क्या बनते हैं, प्रविशति। प्र में अस्थानम यानी अस्था धातु जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, प्रस्थानम। प्रस्थानम आपने बहुत सुना होगा, मूवी का भी नाम है, टाइटल ट्रैक भी है। आप हमेशा प्रस्थानम का सॉन्ग भी लगाते होंगे, बहुत फेमस चीज है प्रस्थानम। प्र में छालनम यानी छाल धातु जब लगेगा तो क्या बनेगा आपको, प्रछालनम। इसी तरह से आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा सारे उपसर्ग का एक एक करके। अब हम देखते हैं जो दूसरा हमारा उपसर्ग था उसका एग्जाम्पल। तो दूसरा जो हमारा उपसर्ग है वो उपसर्ग है कौन सा, प्रा उपसर्ग। तो प्रा का मीनिंग क्या हो गया, उल्टा या पीछे। उल्टा अपोजिट, पीछे मतलब बैक साइड। तो प्रा भवती यानी भू धातु में जब प्रा हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रा भवती। प्रा जयति, जयति में कौन सा धातु आ रहा है, जी धातु। जी धातु में हम प्रा लगाएंगे, प्रा उपसर्ग, तो क्या बनेगा, प्रा जयते। अब हम करोति यानी क्री धातु में जब हम प्रा उपसर्ग ऐड करेंगे तो प्राकृति बनेगा। प्रा धातु, प्रा उपसर्ग को अयते यानी अय धातु में जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, प्रायते। यहाँ पे प्लायते नहीं होगा, ये प्रायते होगा, प्रायते। प्राक्रमते यानी क्रम धातु में जब प्रा उपसर्ग ऐड करेंगे तो प्राक्रमते बनेगा। इसमें एक चीज आप देखना, जो लास्ट में बन रहा होगा ना तो ये सेम आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है, यानी उसको ऐड करके बनाना होता है। यहाँ पे देखिए प्राक्रमते बना, प्रा से कर्मते में ऐड किए क्रम धातु में तो क्या बनेगा, प्राक्रमते। जो तीसरा आपका उपसर्ग है वो है अप उपसर्ग। अप का मतलब क्या होता है, तो अप का मतलब होता है
बुरा या अभाव। अभाव उसे कहते हैं यानी किसी भी चीज की कमी हो जाना, उसको हम अभाव कहते हैं। और बुरा क्या होता है आपको पहले से ही पता है कि कोई भी चीज बुरा लगता है अच्छा लगता है, यानी बैड थिंग जो भी होता है उसे हम बुरा कहते हैं, या बैड मैनर वाले जो होते हैं उन्हें हम बुरा कहते हैं। तो जब करोति यानी क्री धातु में हम अप उपसर्ग ऐड करते हैं तो क्या बनता है अप करोति। और जनाति यानी ज्ञा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जानती आ रहा था लेकिन यहाँ पे ज्ञा धातु आ गया। यह धातु क्यों आया, क्योंकि जाना, ये जाना जो होता है ना, ये हर जगह पे जाना को हम ज्ञा भी लिख सकते हैं संयुक्त संज्ञा से। जो जा और ना था ना वो ज्ञा आ जाता है संयुक्त संज्ञा से। तो अप में जानते यानी ज्ञा धातु जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपजानिते। उसी तरह मानम यानी मान धातु में अप उपसर्ग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपमानम। अप धातु में कर्ष जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपकर्ष। अब आता है आदानम यानी आद धातु में अप उपसर्ग लगने से क्या बनेगा आपका अपदानम। अपदानम। उसके बाद जो चौथा उपसर्ग आता है आपका सम उपसर्ग। इसका मीनिंग क्या होता है अच्छी तरह से या भली भांति, यानी कि सम अवस्था में रहना, बैलेंस रहना और अच्छे से रहना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम तो आप क्या देखेंगे सम उपसर्ग भवती धातु यानी भू धातु में लग के क्या बनता है सम भवती। सम आगच्छति आगम धातु में अगर सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बनेगा सम आगच्छति। इसी तरह से जब हम आगे का देखेंगे, आगे जो एग्जाम्पल आएंगे आपके जो पांचवें उपसर्ग हैं उसका नाम है अनु। अनु का मीनिंग क्या होता है पीछे। अनु गच्छति गम धातु यानी गच्छति गम धातु आता है उसमें अनु जोड़ के क्या बनता है अनु गच्छति। उसके बाद एक अनुचरा अनुचरा अनु प्लस चरा यानी क्या बनेगा आपको अनुचरा बनेगा। उसी तरह जब हम देखेंगे अ उपसर्ग तो अ का मीनिंग क्या होगा नीचे या दूर। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है इसका मीनिंग जानना, आप बनाना खुद सीख लोगे। तो नीचे या दूर यानी अ गच्छति यानी गम धातु में अगर अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बनता है अ गच्छति। गुण धातु में आप अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अवगुणा। उसके बाद जो सातवां आता है आपका वो आता है निस उपसर्ग। निस का मतलब होता है नीचे या दूर। तो कर्मणम कर्मणम धातु में निस उपसर्ग ऐड करने से क्या बनेगा निष्कर्मण। निस धातु में पापम निस उपसर्ग में पापम धातु ऐड करने से क्या बनेगा आपको निष्पापम। उसी तरह से आगे के आपके जो एग्जाम्पल्स है मैं दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना खुद से पढ़ लेना याद कर लेना। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना या फिर बना लेना कॉपी में अपने ऐड कर लेना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सेम टू सेम आप लिख कर आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपका आठवां है उपसर्ग उसे कहते हैं निर उपसर्ग। इसका मीनिंग होता है नीचे या दूर। जैसे आपको देख लो निर्गच्छति यानी गम धातु में निर उपसर्ग के ऐड होने से क्या बनता है निर्गच्छति। गमनम यानी गम धातु में निर उपसर्ग ऐड होने से क्या बनेगा निर्गमनम। उसी तरह से आपको दुष् उपसर्ग है तो दुष्ट का मतलब क्या होता है दुष्ट से समझ आ रहा है यानी दुष्ट या बुरा जो बैड थिंग होगा। तो आप इसमें देख लीजिए दुष्चरति यानी चर धातु में दुष् उपसर्ग ऐड करने से क्या बनेगा दुष्चरति। दुष्तरति यानी त्रि धातु में दुष् उपसर्ग ऐड होने से क्या बनेगा दुष्तरति। जो 10वां है आपका दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग का मीनिंग होता है बुरा कठिन या हीन। हीन का मतलब होता है कम हुआ यानी अवर यानी जिसमें बैड थिंग हो। तो दुर्वदति यानी वद धातु में अगर दुर उपसर्ग लगता है तो क्या बनेगा दुर्वदति। दुर्लभ दुर्लभ यानी सबसे ये आपको बहुत सुनने को मिलता होगा दुर्लभ। दुरुपयोग दुर प्लस उपयोग उपयोग धातु में दुर उपसर्ग लगने से क्या बनेगा दुरुपयोग। इसके बाद जो आपका 11वां है वो है आपका वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है विना पृथक विविध या विशेष यानी जो अलग हुआ हो। यानी आपको विनश्यति यानी नस धातु में वी उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा विनश्यति। वी करोति क्री धातु में कर से आया क्री धातु तो क्री धातु में वी उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा वी करोति। उसके बाद आता है आपका आंग उपसर्ग आ आता है लास्ट में इसके उपसर्ग में
इसका मीनिंग क्या होता है? पर्यंत या ओर, किसी की ओर जाना, वो अंग धातु अंग उपसर्ग कहलाता है। तो नयति यानी नी धातु में आप आ जोड़ देंगे या अंग उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आन्यति। आगच्छति, गम धातु में आ उपसर्ग जोड़ने से आगच्छति बनता है। उसी तरह से आपका आता है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का मतलब होता है पर्यंत या ओर। ये अंग और नी आपका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो निवेद्यति यानी वेद धातु में नी उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा? निवेद्यति। जैसे आप देखिए नी प्लस देशक, देशक में नी जोड़ने से क्या बनेगा? निदेशक, जिसको हम डायरेक्टर भी कह सकते हैं। उसी तरह से आपका आगे जब 14 उपसर्ग आएगा अधि, तो अधि का मीनिंग आपका क्या होगा? पर्यंत या और। ये भी सेम मीनिंग है, जो आप उपसर्ग आ रहा था ना उसी का सेम मीनिंग है ये भी, अधि यानी पर्यंत और उसका भी मीनिंग था पर्यंत या और। तो अधिगच्छति यानी गम धातु में अधि उपसर्ग जोड़ने से क्या बनता है? अधिगच्छति बनता है। अधिपति मतलब पति धातु में अधि उपसर्ग जोड़ने से क्या बनता है? अधिपति। कारः अधि, अधि प्लस कारः यानी अधिकार। कार धातु में अधि उपसर्ग जोड़ने से क्या बनता है? अधिकार। और उसके बाद आता है 15वां अपि। अपि का मतलब होता है आपका निकट, यानी जो पास का चीज होता है, जो पास का चीज होता है। तो अपि भवति यानी भू धातु में अपि ऐड करने से क्या बनता है? अपि भवति। नी धातु में अगर हम अपि जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? अपि नियति। दद धा धातु में अगर हम अपि जोड़ देते हैं क्या बनेगा? अपि दधादति। अति, अति उपसर्ग का मतलब होता है बहुत। अति का मतलब भी आप जानते होंगे, कोई भी चीज है जो अति हो गया है तो बहुत हो गया है। तो अति सेते यानी सी धातु में अगर अति ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अति सेते। अतिवृष्टि, वृष्टि धातु में अति उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा? अतिवृष्टि। अति एति यानी अत्यंती। इसके आगे जो आपका उपसर्ग आता है वो आता है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग का मीनिंग होता है आपको सुंदर, सुंदर दिखना या सुंदर। जैसे शोभते यानी शुभ धातु में अगर हम सु ऐड कर देते हैं, शुभ में एक और सु जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? सुशोभते यानी अच्छा और ज्यादा अच्छा। जैसे लभ्यते, लभ धातु में सु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुलभते यानी सुलभ। ये लभ धातु में अगर सु जोड़ेंगे तो सुलभ भी हो सकता है, सुलभते भी हो सकता है। गंध धातु में अगर सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुगंध। या अभी बताया था उत और उद, ये दोनों सेम होते हैं। तो उत उद का मीनिंग क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, ऊपर वाला। तो उत या उद अगर ध्री धातु में हम ऐड करेंगे धरती तो क्या बनेगा? उद धरती। उत उद तम धातु में अगर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? उत्तम। उत्तम का मतलब होता है सबसे बेस्ट। उसी तरह से अभी उपसर्ग आता है आपका। अभी का मीनिंग होता है और या पास, आपके पास बोलते हैं ना कि अभी, तो उसके पास या आपके ओर। तो अभिभवति यानी भू धातु में अगर अभी ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? अभिभवति। गच्छति यानी गम धातु में अगर हम अभी ऐड करेंगे, अभी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा आपको? अभिगच्छति। अभी जो इष्ट, इष्ट धातु में अगर अभी उपसर्ग ऐड करते हैं तो क्या बनता है? अभी इष्ट। इसके बाद का जो आपका आता है 20 नंबर, वो आता है आपको प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का मीनिंग होता है और या उल्टा, उल्टा। तो क्री धातु यानी करोति में प्रति लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्रति करोति। प्रति एक, एक में प्रति उपसर्ग ऐड करने से क्या बनेगा? प्रत्येक। इच्छा में प्रति उपसर्ग ऐड करने से क्या बनेगा? प्रतीक्षा। उसी तरह आता है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का मीनिंग होता है चारों ओर, मतलब आपके पूरे परिवरण, मतलब पूरा चारों ओर आपके। तो परिइक्षते यानी इस धातु में अगर परि लगा देंगे तो क्या बनेगा? परिक्षयते। उसी तरह आपको परिपूर्ण, पूर्ण धातु में परि उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? परिपूर्ण। हार धातु में हम सब पहले ही देखे थे सबसे फर्स्ट पेज पे ही कि हार धातु में अगर परि लगा देंगे तो क्या बनेगा? परिहारा। अब जो आपका लास्ट है उपसर्ग 22 नंबर का, वो है उप उपसर्ग। इसका मतलब होता है समीप या निकट, आपके निकट यानी आपके पास में। तो उपकरोति में यानी क्री धातु में अगर उप उपसर्ग ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? उपकरोति। उसके बाद आप देख लीजिए उपवसति धातु में अगर उप उपसर्ग ऐड करते हैं तो क्या बनेगा आपको? उपवसति। तो ये आपके पूरे 22 के 22 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं।
ये सारे 22 एग्जाम्पल्स हो गए आपके, उपसर्ग आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, या पहले कैसे पूछे जा चुके हैं। तो हम अब क्वेश्चन देखेंगे एक बार, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होता है, उपसर्ग क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, उपसर्ग का सूत्र क्या है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उपसर्ग क्या होता है, प्र आदि धातु, धातु क्रिया के साथ जब ऐड हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। उपसर्ग का क्या सूत्र होता है, तो क्रिया योगे संयोगे जो बताया था हमने आपको, ये उसका सूत्र है, वो आप याद कर लेना। उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 उपसर्गों का शब्द निर्माण करें। अभी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, जो जिससे प्र का सबका एग्जाम्पल बताया, उसका मीनिंग क्या होता है वो बताया। तो किसी भी 4 का आप अर्थ लिख करके उसके एग्जाम्पल लिख देना, आपको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद है कि किन्हीं 4 उपसर्गों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य निर्माण करें। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है वाक्य निर्माण, जो बहुत बच्चों को नहीं आता है, जैसे आ गच्छन्ति या राम गच्छन्ति हम लगा दिए, तो गच्छन्ति में अगर हम उपसर्ग को ऐड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो राम आ गच्छन्ति वो ऐड कर दिए। जैसे सुगंध में, जैसे गंध प्लस सु प्लस गंध था ना, तो सुगंध, जैसे पुष्प सुगंध, सु लगा दिए गंध में, यानी सु उपसर्ग ऐड किए गंध में, तो पुष्प सुगंध। जैसे यहां पे आपको वाक्य निर्माण करने के लिए बोला गया है, तो जैसे हम मान लीजिए लिख दिए राम गच्छति, राम गच्छति, तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसमें उपसर्ग यूज कर सकते हैं। तो उपसर्ग कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो राम आ गच्छति, आ आपको आ गया उपसर्ग, तो उपसर्ग इसमें ऐड हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा पुष्प गंध, अब इसमें हमें उपसर्ग ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो पुष्प, इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा, तो सु उपसर्ग आएगा, तो क्या हो जाएगा, पुष्प सुगंध, यानी पुष्प का सुगंध। तो इसी तरह से आपको 4 उपसर्ग का यूज करते हुए, यानी 4 संस्कृत में आपको वाक्य बनाने हैं, इसी तरह से उसमें उपसर्ग का यूज करना है। उसके बाद जो आपका प्रश्न आता है वो क्या है, प्रा अभि परि नी उपसर्गों में से किन्हीं 4 का अर्थ लिखे। यानी ये प्रा अभि नी है ना, ये चारों का आप अर्थ लिख करके इनके एग्जाम्पल्स एक एक दो दो लिख देना। तो उपसर्ग के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि कोई भी 2-4 आपको उपसर्ग दे देगा, बोलेगा इनका मीनिंग बताए, मीनिंग बताने के बाद इनका एग्जाम्पल लिख दे, इसमें बस इतना ही पूछा जाता है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था जो हमने अभी खत्म किया है, 10 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले आप ये करना, आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले आपको उपसर्ग होता क्या है ये तो पूरी क्लियर होनी चाहिए, उसका सूत्र क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, और जो परादी थे ना 22, वो आपके टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए पूरा का पूरा, कि 22 प्र परा अप निस नील दुस दूर, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग। कभी भी कोई भी पूछे नींद में भी रहो तो उसे बता दिया करो, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद इसके मीनिंग याद होने चाहिए, मीनिंग याद होंगे तभी आप इसको बना सकते हैं। और जब इतना आप कर लोगे तो आपके 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। संस्कृत में एक एक मार्क्स लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए, क्योंकि संस्कृत पहले से कभी पढ़ा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है। तो ये 10 मार्क्स आपको इतना आसानी से मिल रहा है, तो अच्छे से पढ़ के आप गेन कर लो। और अगर इस लेक्चर को हम आप YouTube पे देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐप पे देख रहे हो या फिर आप YouTube पे भी देख रहे हो तो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है जिसका नाम आयुर्वेदा ऑफिशियल है। आपको इस नाम से हमारा ऐप मिल जाएगा आपको,
यूट्यूब पे आयुर्वेदा ऑफिशियल करके, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आप वहां से डेमो लेक्चर ले सकते हो, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि बीएएमएस की क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू ढंग से आपके सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। जब के लिए थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।